नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एस डी कॉलेज ऑफ कॉमर्स और हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। ओह, आप सोच रहे होंगे इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैप का क्या काम। वर्ल्ड मैप हमारे सामने है, पर अब ये पूछेंगे कि आपने मैप क्यों सर्च कर रखा है स्क्रीन पर। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो मैप से ही रिलेटेड है। कि चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस बोले तो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उस बात का आपकी टैक्स की कैलकुलेशन पर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, यानी कि यहाँ अगर आपकी लोकेशन इंडिया के अंदर है तो आप क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट। और अगर आपकी लोकेशन इंडिया से बाहर है तो आपको क्या कहा जाएगा, नॉन रेजिडेंट। पर क्या एक दिन रहकर ही हम रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे? क्या 100 दिन रहना पड़ेगा? क्या पूरे साल रहना पड़ेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम नाम सुनते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो बात सिंपल सी है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या समझना है, हमें इतना सा समझना है कि हम कहाँ पर रहते हैं। हम रहते हैं अपने प्यारे से देश भारत के अंदर, और भारत के भी अंदर हम लोग तो बैठे हैं अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर अब यहाँ पर ये क्या हमें एज ए कंट्री देखना है या हमें एज ए इंडिया देखना है रेजिडेंशियल स्टेटस, या कुछ और तरीका है? और रेजिडेंशियल स्टेटस कितने दिन का होगा, मतलब कितने दिन रहूं तो मैं भारत का कहलाऊंगा, कितने दिन ना रहूं तो कितने दिन भारत का नहीं कहलाऊंगा। से क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। अगर इंडिया में रहता हूं तो क्या टैक्स लगेगा, अगर इंडिया से बाहर रहता हूं तो क्या टैक्स लगेगा। इन सभी की टैक्स कैलकुलेशन को करने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना होगा। और ये चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर इसकी डेफिनेशंस दी गई है, व्हाट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन क्या है कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आपके टैक्स की कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। अगर आप इंडिया से बाहर, यानी कि यहाँ चाइना में, या यहाँ पर भूटान में, यहाँ पर बर्मा में, या यहाँ पर कहीं भी और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो या बांग्लादेश में, तो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। यानी कि जिस देश में आप रहते हैं उसी देश का आपका टैक्सेशन आप पे एप्लीकेबल होगा। तो अब इंडिया के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम सबसे पहले आज इस क्लास के अंदर समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों है। पॉइंट नंबर 1, इंडिया में टैक्स रेट अलग, हर कंट्री में अलग। आपको इंडिया का टैक्स रेट कैलकुलेट करना है या कहीं बाहर का टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, भैया हमें तो किसी देश से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ अपने प्यारे भारत देश का में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, हम कहेंगे अरे हम तो भारत के हैं। पर इस चैप्टर के अंदर अगर आप भारत के हैं ना तो आप कहेंगे शिट गए, क्योंकि अगर आप
इंडिया के रहने वाले हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि आप कुछ भी केस लगा लेंगे, आप इंडिया के अंदर फंसने ही फंसने वाले हैं अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो। और अगर आप फॉरेन कंट्री के रहने वाले हैं, इसमें भी कई कैटेगरीज़ हैं, इनको धीरे धीरे हम हर अलग अलग वीडियो में हम इसको समझेंगे। ये सिर्फ एक तरीके का इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ा जाता है। इसके बाद मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिंपल सिर्फ इतना समझे कि वाई रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू दैट हाउ टू कैलकुलेट residential status, because in the calculation of income tax, that is the first step we have to calculate in the taxation system. Let's start the procedure. ओह शिट, रबड़ का तो कलर वाइट करना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, नया पेज ले लेते हैं। प्रॉब्लम कर रहा है तो चलिए। तो मैं आपको बता रहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसा कि मैंने आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर 7% होते हैं। कितने? 7%। कौन कौन से थे वो, मैं एक बार हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, कंपनी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AOP, BOI, ठीक है, एंड लोकल अथॉरिटी। अब इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर सब का रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए रूल्स अलग अलग बने हुए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है इंडिविजुअल का। तो मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में मैं आपको बात करूँगा। हम थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स। रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के क्या रूल हैं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया, इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, अब इंडिविजुअल के रिगार्डिंग आप क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से काम कर सकते हैं। सबसे पहला, आप क्या हो सकते हैं, या तो आप रेजिडेंट होंगे, या आप होंगे नॉन रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट हैं तो अलग नियम है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो अलग नियम है। रेजिडेंट के कितने नियम हो सकते हैं रेजिडेंट में अगर आप, सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि वेदर यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसके लिए अलग रूल्स हैं, रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये समझा जाएगा कि अगर आप रेजिडेंट हो जाते हैं, अगर फेल हो गए, रेजिडेंट कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो नॉन रेजिडेंट ही होंगे। पर अगर आप रेजिडेंट की कंडीशन को फुलफ़िल कर देते हैं, दैन देयर आर 2 कंडीशंस
यू कैन बी ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी। क्या हो सकते हैं? या तो आप क्या होंगे? ऑर्डिनरी, या क्या होंगे? नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है जी, या तो आप क्या होंगे? ऑर्डिनरी, या आप क्या होंगे? नॉट ऑर्डिनरी। तो इसके अंदर सिर्फ मुझे इतनी बेसिक बात बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रूल समझाऊंगा कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।